हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का इंटीग्रल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको हर एक्सरसाइज के सबसे पहले बेसिक्स करवाऊंगी, अच्छे से क्लियर करूंगी ताकि आपको उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर सकते हो। और जब हमारे बेसिक्स हो जाएंगे तब मैं आपको एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको इजीली ये इंटीग्रेशन जो है आपको वो बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो डोंट वरी। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है sin x, उसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आता है cos x है। तो जो cos x आएगा दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ही, किसका डेरिवेटिव होगा। हमने क्या किया, इस फंक्शन यानी कि फंक्शन क्या है sin x है, sin x का डेरिवेटिव करके cos x आता है, इसका डेरिवेटिव cos x होता है sin x का। तो जो cos x है ये हमारा किसका डेरिवेटिव है, sin x का, राइट। और अगर हम पीछे को देखेंगे दैट इज कि इसका तो डेरिवेटिव हो गया, ये cos x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin x है। अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे जो हमारे पास क्या है sin x है, तो sin x जो आएगा ये हमारा एंटी डेरिवेटिव किसका होगा, ये तो था डेरिवेटिव, और जो sin x होगा ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव होगा इस cos x का, राइट। तो ये तो हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन में। अगर हम sin x के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी लगा दें तब भी इसका cos x आएगा, है तो दोनों में फ़र्क है यहाँ पे, बट आंसर हमारा सेम आता है कि डिफ्रेंसिएशन करके इन दोनों की cos x आता है। क्योंकि हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। दैट इज़ वाई कि इसका भी हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे cos x ही रहेगा। इन जनरल वी कैन से कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ पे हमने फंक्शन क्या रखा sin x को, प्लस कांस्टेंट एज इट इज रहा, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास x का डेरिवेटिव करके एक यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आया था हमारे पास sin x का करके cos x आया था। सिमिलरली हमारे पास एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज जो हमने करना है इंटीग्रल्स। सो इंटीग्रल दैट इज, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंबल होता है, हम कुछ ऐसा सिंबल जो होगा यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, यहाँ पे हमने इन जनरल फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स। तो जब जो हमारा इंटीग्रल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम इस एंटी डेरिवेटिव जो होता है ना, ये हमारा यहाँ पे आंसर आता है, और हम जो डेरिवेटिव यहाँ पे निकालते हैं जिस फंक्शन का, इसका हमें इंटीग्रल यहाँ पे निकालना होता है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव होगा। यानी कि जो हमारे इंटीग्रल्स होते हैं वो एंटी डेरिवेटिव ही होते हैं। तो जब हम इसकी सिंबल की बात करते हैं तो इसका सिंबल हम कुछ ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पे आता है फंक्शन। मैंने आपको अभी कहा कि इंटीग्रेशन में हम इस फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, तो यही फंक्शन जो हमने इन जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है इसका ही हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर फंक्शन हमारा x के विद रिस्पेक्ट टू होगा तो हम x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे उसकी इंटीग्रेशन, y के होगा तो y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, z के होगा तो z के विद रिस्पेक्ट टू उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। और जो आंसर आएगा क्या आएगा इंटीग्रल करके इस फंक्शन का, जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है, वही हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रल करके आंसर आएगा। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लगा रखा है, हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं प्लस उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा दिया जाए तब भी उसका हमारे पास क्या आता है, ये सेम ही था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इस फंक्शन का अगर इंटीग्रल करते हैं तो
आंसर जो आता है, हमने एंटी डेरिवेटिव कहा, तो एंटी डेरिवेटिव में हम यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। ये जब हम इंटीग्रल्स करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक कांस्टेंट क्यों आता है, और कभी कभार क्या होता है वो 0 आता है या कोई रियल नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं y, जनरली जो y होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x, राइट। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या आता है, f ऑफ x आता है। डेरिवेटिव किया किस फंक्शन का, यहाँ पे हमने y का किया जनरली, राइट। तो हमने अगर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना हो तो हम किसकी करेंगे, इस फंक्शन की इंटीग्रल करेंगे, और आंसर में हमारे पास क्या आएगा, y आएगा, जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव था, और जो f ऑफ x था वो हमारा क्या था, यहाँ पे डेरिवेटिव आया था इस y का। एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे इस इंटीग्रल का करके आंसर आएगा। अब अगर फंक्शन x में था तो इंटीग्रल भी किसके साथ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ ही हम उसका इंटीग्रल करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स आता है। मैंने आपको कहा कि जब हम इंटीग्रल करेंगे तो किसका करेंगे, जो डेरिवेटिव करके हमारे पास जो आंसर आता है उसका हमें इंटीग्रल यहाँ पे निकालना होता है। कि जहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स आया तो हम कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारा यहाँ पे फंक्शन है। तो जब एक्स का होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के ही इसका इंटीग्रल करेंगे, और आंसर क्या आएगा, जो एंटी डेरिवेटिव होगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जो होगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम कुछ बेसिक जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे इंटीग्रल्स, और अभी मैंने जो आपको बताया कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, हमारे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके हमारे पास यहाँ पे आया x टू द पावर n, इस फंक्शन का किया, और ये इस फंक्शन का क्या आया, हमारे पास डेरिवेटिव आया। और इंटीग्रल्स में मैंने जैसे आपको बताया अभी कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा हमें उसी का यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल करना है, उसी फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे सभी फंक्शंस में यहाँ पे जिसका भी करेंगे सभी में आएगा, राइट। सेकेंड कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कॉस एक्स आया इसका आंसर। अभी हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है और आंसर में क्या आएगा, जिसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया था, यानी कि साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स का देखिए माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, माइनस साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, माइनस यहाँ से हटा के अगर हम इधर ले जाएंगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो दैट इज वाई कि हमने यहाँ पे साइन एक्स का किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और हमारा यहाँ पे इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली tan एक्स का हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स का करेंगे तो tan एक्स आएगा प्लस सी आ जाएगा। देन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का करेंगे माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। सीकेंड एक्स tan एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट करेंगे, सीकेंड एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स का करते हैं तो माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनका हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे इनके इंटीग्रल्स होते हैं। तो जो हमारे पास जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√1 - x²। अब हमें इस फंक्शन का, अगर इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल आता है तो उसका जो आएगा आंसर दैट इज साइन इनवर्स एक्स, यानी कि जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव था वही इसका आंसर आएगा। सिमिलरली फंक्शन यहाँ पे देखो सेम है, जस्ट डिफरेंस कितना आएगा कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि हमें कौन सा यहाँ पे यूज करना है, साइन इनवर्स करना है या फिर
कॉस इनवर्स करना है, एक्स का यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों में से यूज़ करेंगे अपना जो फॉर्मूला आएगा। देन हमारे पास कुछ और भी यहाँ पे इंटीग्रल्स हैं, जैसे हमारे पास जो 10th है tan इनवर्स एक्स का है डेरिवेटिव। अब हम इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, जो यहाँ पे हमारा एंटी डेरिवेटिव था दैट इज tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव हमने किया e टू द पावर x, इसका हमारे पास सेम रहता है, तो इंटीग्रल का भी ये रहेगा, इंटीग्रेट इसको करना है इस फंक्शन को, और आंसर क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव आएगा दैट इज e टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट लॉग मॉड x का आता है 1/x आता है। जब हम 1/x का जो हमारा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड x प्लस c आ जाएगा। सिमिलरली इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये आता है, और इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव था हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, वन बाय वन करके हम इनको भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, हमने फंक्शन किया, सिंपली हमने सबसे पहले जो फंक्शन किया था दैट इज एफ ऑफ एक्स लिखा था, सिंपली हमने एफ ऑफ एक्स लिखा था। बट अगर एक्स जो है यहाँ पे उसमें कुछ कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाता है साथ में, तो आंसर में जैसे अगर हमारे पास है से साइन एक्स प्लस बी हम लिखते हैं, अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ, तो इसके आंसर में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एज वी नो दैट कि जो साइन एक्स होता है इसकी हमारे पास जो होता है माइनस कॉस एक्स आता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स प्लस बी जो होगा ये एज इट इज रहेगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी कि जो हमें फंक्शन गिवन होगा अगर उसके साथ यहाँ पे था एक्स प्लस बी, अगर x के साथ b कोई कांस्टेंट यहाँ पे गिवन होगा ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमें इस फंक्शन का करना है, तो जो यहाँ पे a कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, यानी कि हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे a के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या लिखना है 1/a, बाकी जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ये चीज़ आपकी एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका अगर प्रोसीजर देखते हैं, वैसे ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन का मेथड होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। सो सब्सटीट्यूशन का थोड़ा सा भी मैं आपको समझा देती हूँ। लेट अस सपोज कि ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हमने इसको टी लेट किया, हमने क्या करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी फंक्शन की पता है, सिंपली एफ ऑफ एक्स की पता है, और किसी फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन अभी तक नहीं आती। अब अगर हम ये मान के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस चीज़ को यहाँ पे लेट करना होगा टी, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो डेरिवेटिव हम जिसके साथ इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ ही इस चीज़ को हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, एंड डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/a डी टी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये वाला इंटीग्रल था, हमने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ इस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या लेट किया, यहाँ पे टी लेट किया, तो यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे निकाला डेरिवेटिव करके इसका, यहाँ पे dx हमारे पास आया 1/a इंटू डी टी आ जाएगा। अभी हमने 1/ जो a है विच इज़ अ कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रल में हमारे पास बचा एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब हमें इस फंक्शन की तो इंटीग्रेशन आती है, दैट इज सिंपली 1/a एज इट इज रहेगा, कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस जो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव आएगा आंसर हमारा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड एट दी एंड हमें क्या करना है, जिस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो हमें आंसर में यहाँ पे लिख देनी है। टी को हमने क्या रखा था ए एक्स प्लस बी, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमारे पास देखो यहाँ पे ये सेम आ गया। ठीक है, सो आपको ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, और जब हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे
तभी भी आपको ये इजीली, बहुत इजी लगेगा, तब आपको ये चीज़ करना सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी इजीली हो जाता है। सो ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी। अभी के लिए आप इसको सिंपली याद कर लो। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसमें अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस गिवन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन हमारे पास अगर जी ऑफ एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स के साथ ही करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल्स को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम करेंगे एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा एक इंटीग्रल बन जाएगा। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, प्लस यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्लस होगा प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे आपका माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रल किसका बनेगा, इस हमारे सेकेंड फंक्शन का जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आ जाएगा। सो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसे आपके पास 3 फंक्शंस गिवन हो, 4 फंक्शंस गिवन हो, तो आप उनको अलग अलग यहाँ पे करके उनके पार्ट्स बना के उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन हमारे पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा इस कांस्टेंट का, इसी से रिलेट करती है कि हमारे पास अगर आप इस के को छोड़ दो अभी के लिए, तो इंटीग्रल किसका करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। इसका इंटीग्रल आपको पता है। अब यहाँ पे अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पे ये रियल नंबर हो सकता है, तो जो कांस्टेंट है इसको हमें इंटीग्रल से यहाँ पे बाहर निकालना है, बाहर रख देना है यहाँ पे लाके। सो यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और सिंपली हमें इस फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल में हम किसी भी कांस्टेंट को अंदर नहीं रखते, उसको बाहर निकाल सकते हैं, सो दैट कि हम इजीली दूसरे जो गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रल कर सकें। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, वो भी इसी से रिलेट करती है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फंक्शंस गिवन है एंड उसके साथ सभी के साथ एक कांस्टेंट गिवन है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमें क्या करना होगा, इसमें हमने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों का यूज किया है। देखो फंक्शंस भी 2 से ज्यादा गिवन है और यहाँ पे हर एक के साथ कांस्टेंट भी लगा रखा है। हमने क्या कहा था थर्ड प्रॉपर्टी में कि आपको अगर एक से ज्यादा फंक्शंस गिवन हो गए तो आप उसके अलग अलग इंटीग्रल्स बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे सभी के अलग अलग इंटीग्रल्स को बना लिया, जिसमें हमने इन फंक्शंस को रखा। और हमने ये भी कहा फोर्थ प्रॉपर्टी में कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा इस इंटीग्रल के अंदर, तो हम उसे यहाँ पे बाहर रख देंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन का इंटीग्रल अलग बनाया, ये बन गया, फिर इस फंक्शन का बनाया, ये रहा, और जो nth फंक्शन है उसका इंटीग्रल बनाया जो हमारे पास ये रहा, और बाकी जो कांस्टेंट्स थे वो हमने यहाँ पे क्या रख दिए, बाहर रख दिए। सो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एंटी डेरिवेटिव जो है फाइंड करना है साइन 2x का। देखो जब हमने इंट्रोडक्शन किया था मैंने आपको बताया था कि एंटी डेरिवेटिव हम किसको कहते हैं। तो जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है उसमें जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने साइन एक्स का किया था और डेरिवेटिव करके हमारे पास कॉस एक्स आया था, इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते थे और इसको हम डेरिवेटिव कहते थे ऑफ साइन एक्स का। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें एंटी डेरिवेटिव यानी कि इस चीज़ को फाइंड करना है एंड वी आर गिवन विद, हमें ये चीज़ यहाँ पे गिवन है दैट इज 2x गिवन है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं d अपॉन, अब फंक्शन x के विद रिस्पेक्ट टू है तो डेरिवेटिव किसके साथ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। किसका एंटी डेरिवेटिव है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव नोन है जो कि है साइन 2x। अब हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, एक तो है कि आप डायरेक्टली भी इसको सोच सकते हो, और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है सॉल्व करके ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो, तो वो वाला मेथड मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको यहाँ पे y लेट कर लो। आपको नहीं पता कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है तो हमने इसको लेट कर लिया y। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन डिवाइड बाय dx इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कुछ ना कुछ डेरिवेटिव करके हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन आता है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है, वी आर गिवन विद साइन
2x, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वी आर गिवन विद साइन हमें 2x गिवन है। तो हमने क्या किया था, y को इधर रख के बाकी सारा इंटीग्रल की फॉर्म में ले गए थे। तो y को हम इधर रखेंगे और इज इक्वल्स टू जो साइन 2x है वो एज इट इज, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन हमारा x की फॉर्म में है। तो यहाँ से आपको y पता चल जाएगा, यानी कि जो आपका एंटी डेरिवेटिव है। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी की थी उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि फंक्शन आपका जो भी यहाँ पे गिवन होगा ax प्लस अगर b की फॉर्म में है, वहाँ पे हमें गिवन है सिर्फ साइन 2x है, प्लस जो b है वो हमें नहीं गिवन, हो सकता है उसकी वैल्यू 0 हो, यहाँ पे गिवन नहीं है, सिर्फ हमें कितना गिवन है, इतना ही गिवन है, f ऑफ ax गिवन है। तो इसका हम जब इंटीग्रल करके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आएगी 1/a हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास भी यहाँ पे क्या है, फंक्शन है और यहाँ पे गिवन है ax प्लस b, क्या है यहाँ पे 0 है, ओनली हमारे पास यहाँ पे ax गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा 1/a हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया। और सिंपली आपको क्या करना है, अभी साइन x की इंटीग्रेशन सोचना है, और साइन x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है दैट इज माइनस कॉस x होती है। क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ, अब जो यहाँ पे x है वो तो हम एज इट इज लिखेंगे, ax प्लस b अगर फंक्शन में आता है तो आंसर में भी वो फंक्शन के साथ एज इट इज ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम 2x को एज इट इज लिखेंगे, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू। तो y जो है यहाँ पे आएगा d, y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस हाफ कॉस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, तो ये आपका जो है एंटी डेरिवेटिव है, किसका एंटी डेरिवेटिव है, साइन 2x का। अगर हम इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं, डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आएगा, 2x ही आएगा। जैसे हम इसका डेरिवेटिव करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस हाफ एस टी रहेगा कॉस 2x का साइन x, साइन 2x आएगा, फिर 2x का किया क्या आ जाएगा हमारे पास 2, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचा, साइन 2x आ गया। तो यही हमने निकाला था कि साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास ये आएगा। सो जो y की ये वाली वैल्यू आपकी आई है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही आप एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो एक बार खुद करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना, आपसे इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इस पे भी हमें e⁻2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो पता करना है। तो इसको हम अगर डायरेक्टली सोचते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका हमारे पास डेरिवेटिव करके e⁻2x जो है उसका आंसर आएगा। तो अगर हम देखते हैं जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी चीज़ का, e⁻x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो e⁻x ही रहता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो 2x वाली टर्म है ना वो एक एक्स्ट्रा टर्म गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे हाफ लगा दें, राइट, और हम जब डेरिवेटिव कर दें इस e⁻2x का, करके देखते हैं कि क्या आता है, हाफ एज इट इज, ये हमने अभी खुद से लगाया हाफ और डेरिवेटिव किया e⁻2x का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा e⁻2x आएगा। नेक्स्ट हम 2x का करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 2 आएगा। 2 कैंसिल आउट करके हमारे पास इतना आ रहा है, राइट। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, इसको अगर हम अंदर लिख देते हैं d/dx हाफ e⁻2x का, तो ओवरऑल करके हमारे पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा। सो यहाँ से देखो हमारा डायरेक्टली e⁻2x का
एंटी डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। और सेकंड मेथड क्या है, आप इसको जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, आप इसको सिमिलरली वैसे भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चलो इसको भी एक बार इस मेथड से हम कर लेते हैं। और सो इसका सेकंड जो मेथड रहेगा, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम वी आर नॉट गिवन विद दैट, सो इसको हम वायलेट कर लेंगे। इट इज इक्वल्स टू 2x, डेरिवेटिव इसका हमें गिवन है। देन y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx के इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगेन हमें e टू द पावर x का जो है इंटेग्रल पता है, लेकिन e टू द पावर 2x का इंटेग्रल तो नहीं नोन है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको लेट कर लो। जो चीज़ का नहीं पता, e टू द पावर x का पता है, e टू द पावर 2x का नहीं पता। ये मैं आपको सब्सटीट्यूशन करवा रही हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगी। बहुत इजी होती है सब्सटीट्यूशन से, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। सो लेट किया 2x, क्योंकि मुझे e टू द पावर x की पता है, e टू द पावर 2x की नहीं नोन है। तो 2x को हम लेट कर लेंगे t विद रिस्पेक्ट टू x के। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट 2 dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। तो इसको हम वैल्यूज को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे t आ जाएगा, dx की जगह पे यहाँ पे dt इंटू 1/2 आ जाएगा। इंटीग्रल में जब कोई भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हमने बाहर लिख लिया। e टू द पावर t इंटू dt आ जाएगा हमारे पास। तो अब तो हमें e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t की इंटीग्रेशन तो पता है, और बहुत सिंपल है, e टू द पावर t होती है सिंपली, राइट। और एट द एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम e टू द पावर 2x जो है उसकी टर्म्स में लिखेंगे, कि जिसकी सब्सटीट्यूशन हमने की है उसको हमने पुट करना ही करना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर x की टर्म्स में है तो हमें इसी वेरिएबल की टर्म में आंसर अपना देना होगा, राइट। तो t को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, 2x, तो यहाँ पे हम 2x रख देंगे। तो देखो यहाँ से भी, इस मेथड से भी हमारे पास y की जो वैल्यू है वो इजीली आ गई है, विच इज हाफ e टू द पावर 2x, और यहाँ से भी हमारी इजीली वैल्यू निकल गई। आप कोई भी मेथड देख सकते हो, डायरेक्ट मेथड से करना है आपको, डायरेक्टली जो है वो सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इस मेथड से आपका इजीली जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एंटी डेरिवेटिव पता करना है, बट फंक्शन यहाँ पे है ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, d फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हम x की ही इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका एंटी डेरिवेटिव हमें पता करना है, वो हमें नोन यहाँ पे नहीं है, इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल स्क्वायर। इस फंक्शन, जो भी यहाँ पे फंक्शन आएगा उसका जो डेरिवेटिव है वो हमें पता है, लेकिन हमें एंटी डेरिवेटिव पता करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोचते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मेथड यहाँ पे लगाना वैसे इजी है, रादर देन इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखो कैसे सोचना है। देखो जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा x, और इसकी एक पावर कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है, यानी कि इस 2 भी यहाँ पे फंक्शन है। अभी इस 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि एक फंक्शन क्या है, कांस्टेंट भी गिवन है, इसमें x भी गिवन है। सिंपली ये सोचो कि यहाँ पे अगर कोई हमारा फंक्शन होता, उसकी पावर 2 है, मीन्स एक पावर क्या है, कम है। इट मीन्स कि जब हम किसी भी यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, देखो फंक्शन यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x आया, इट मीन्स कि यहाँ पे भी तो हमारा ax प्लस b ही आएगा एज इट इज। इसको फिलहाल के लिए एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे एक पावर क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है, यानी कि जब अगर 4 है यहाँ पे तो यहाँ पे 3 हो रही है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक पावर बढ़ेगी, दैट इज 3 होगी।
जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इट इज 3 आगे आ जाएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी। फिर हम इस फंक्शन का अंदर भी तो करते हैं, कांस्टेंट a एज इट इज, x का किया तो 1 आएगा, b इज अ कांस्टेंट, उसका किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास इतना आ गया, लेकिन हमें सिर्फ इतनी चीज से मतलब है, इसका एंटी डेरिवेटिव जो भी आएगा उसका सिर्फ हमारे पास इतना आंसर आ रहा है, 3a तो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस डिवाइड दिस होल टर्म, डिवाइड इट बाय 3a से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको देखो 3a से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड किया 3a से, और 3a ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा इसके साथ एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो ओनली हमें ax प्लस बी होल स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिल रही है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे हमारी d वाली जो यहाँ पे टर्म हमें लिखनी है, वो क्या लिखेंगे हम, किसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, सो दैट कि हमारे पास ये आ जाए ax प्लस बी होल स्क्वायर। सो वो हमारे यहाँ पे टर्म आती है 1/3a ax प्लस बी हो क्यूब, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जो हम यहाँ पे y लेट करते थे y, तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, y की वैल्यू, और वी कैन से कि ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे एंटी डेरिवेटिव वाले होते हैं, आप डायरेक्टली सोचोगे ना तो इजीली, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था कि जो हम इंटीग्रेट करके करते थे, जैसे हमने कुछ ये वाले क्वेश्चंस किए थे, वाई लेट करके यहाँ पे इंटीग्रेट करके, इजीली यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब आपने कोई भी मेथड यूज करो, आप इसका 5th क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आपसे वो क्वेश्चन ईजिली हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं 6 to 20 क्वेश्चंस गिवन है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमें इंटीग्रल्स को निकालना है। नाउ जो 7th क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं, अगर कांस्टेंट होता तो उसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते। तो हम इसको अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 के साथ करके एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू डी के साथ करना है। देखो ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा, राइट। तो मैंने आपको कहा था, जब हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस गिवन होंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, जो दो फंक्शंस थे उनको हमने अलग अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, वी आर गिवन विद एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा जो गिवन है दैट इज 1, इनको हम दो अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड करते हैं। देखो एक इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बनेगा, माइनस एज इट इज साइन आ गया। दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी आर गिवन विद 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के साथ इसको हमें करना है। तो हमने जब इंटीग्रल्स किए थे उनमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी की थी कि x टू द पावर अगर n होगा तो उसका हमारे पास इंटीग्रल क्या आएगा। तो x टू द पावर जो n था उसका इंटीग्रल था हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे जो x टू द पावर n है, x टू द पावर n क्या है, 2 है, प्लस 1 कर देंगे, और नीचे भी ये सेम चीज हमारे पास आ जाएगी, माइनस अब 1 है, 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है एज इट इज। सो 1 को बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx का करना है। तो इसका सिंपली जो आएगा हमारे पास इंटीग्रल वो होता है x। सो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास, इट इज x द पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस
x। सो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर क्वेश्चन में आपको लगाना होगा, जिसका भी जब भी हम इंटीग्रल को यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो नेक्स्ट आपका जो 8th क्वेश्चन है उसको आप इजीली हैंडल कर सकती हो। जो 10th क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट देखने को लग रहा है कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अंडर रूट आ गया, राइट। बट आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को ना हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर हाफ यहाँ पे आएगा। जब हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हाफ यहाँ पे हो जाएगा और स्क्वायर एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx का करना है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वी आर गिवन विद द स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर का आपको करना है। अब आप इसको डायरेक्टली दो इंटीग्रल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो जब हम a स्क्वायर करते हैं, इसमें जब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, वी विल गेट, इसका स्क्वायर किया 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट विद सिंपली हमारे पास x आ जाएगा, राइट। जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो एक तो प्लस आएगा, प्लस इस b का यहाँ पे स्क्वायर, इसका आ जाएगा x टू द पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस आएगा 2ab, दोनों मल्टीप्लाई में। अब जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ये दोनों जब प्लस होंगे बेस इनके सेम होंगे, जब इनको प्लस करेंगे 0 आएगा। x टू द पावर 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा इंटीग्रल अब इजीली बन गया। इसको हम तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, x इंटू dx आ जाएगा, प्लस अब x इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। देन आएगा माइनस, फिर आएगा 2 इंटू dx। अब 2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रल से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, ओनली dx की हमारे पास इंटीग्रेशन रह जाएगी। अब x की इंटीग्रेशन जो है उसमें हम ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n। x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो x आएगा दैट इज x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे n+1 करना है। जब हम 1+1 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड डिवाइड बाई b यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 1 जो हमारा x होता है उसकी भी हमने इंटीग्रेशन देखी थी। 1/x जो होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज log ऑफ mod x है। x की वैल्यू हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव तभी मॉड लगाया कि अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव भी होती है तो मॉड की वजह से वो अपने आप पॉजिटिव बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे 1/x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज क्या आएगी हमारे पास, log ऑफ मॉड x आ जाएगी, log मॉड x आ जाएगा माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे। अब हमें dx का करना है। dx का हमने यहाँ पे भी देखा था कि जब हम dx की करते तो सिंपली हमारा क्या आता है, यहाँ पे x आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसकी क्या आ जाएगी, फिर इंटीग्रेशन x आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, c आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th एंड 12th, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जो हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं सिमिलरली इसी पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चंस है वो आपसे इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th एंड 15th, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हम करते हैं दैट इज़ 13th क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x³ - x² प्लस x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 के साथ करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें हम फंक्शंस को अलग अलग नहीं कर सकते जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले हम जो फर्स्ट मेथड है हमारा हम वो देख लेते हैं। हमने क्या करना है बेसिकली फर्स्ट मेथड में यहाँ पे इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे।
अगर हम इन दोनों को लेके चले तो इन दोनों में हमें जो x है वो कॉमन दिख रहा है, इवन एक्स स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब इन दोनों को हम दो अलग अलग पार्ट्स में अब इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एक इसका बनाएंगे और फिर इन दोनों का बनाएंगे। एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, इसका बन गया विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, प्लस इंटीग्रेट फिर इनका बनाएंगे एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इसकी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपली dx की इंटीग्रेशन करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर में हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एक्स टू द पावर जो n की इंटीग्रेशन होती है दैट इज एक्स टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा विच इज़ 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे होता है वही इसके नीचे आ जाता है, प्लस dx की इंटीग्रेशन x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो द कंप्लीट जो इक्वेशन का आपका आंसर है दैट इज x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जो सेकंड मेथड है उसमें हमें क्या करना है, हम इन दो पेयर्स को लेके चलेंगे। एक तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक पेयर होगा एंड प्लस सेकेंड पेयर क्या होगा एक्स माइनस 1, और इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रल्स को बनाएंगे। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ करेंगे, प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स माइनस 1। एक हमने इसका पेयर बनाया और दूसरा हमने इन दोनों का एक इंटीग्रल का पेयर बना लिया। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे एक्स माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे, प्लस यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करके हमारे पास यहाँ पे dx बचेगा। तो यहाँ पे भी x माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं एंड सिंपली हमें एक्स स्क्वायर को यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा एंड प्लस यहाँ पे dx को इंटीग्रेट करना है। तो उसके बाद हम जो हमने यहाँ पे किया है सेम एज इट इज़ आगे प्रोसीड करेंगे और जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही आएगा। जस्ट यहाँ पे हमने पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फिर इन दोनों को किया और यहाँ पे पहले हम इन दोनों जो हमारे फंक्शंस थे इन दोनों के अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉमन निकाल के फिर नेक्स्ट हम यहाँ से सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे किया सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू इसको x के साथ इंटीग्रेट करना है। इसमें भी हम सबसे पहले इन दो इंटीग्रल्स को अलग कर लेते हैं। 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसका एक इंटीग्रल बनेगा, प्लस दूसरा इंटीग्रल आएगा e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इसका करना है। तो यहाँ पे जो 2 है इट इज़ अ कांस्टेंट है, तो इसको हम इस इंटीग्रल से यहाँ से बाहर निकाल लेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, प्लस आएगा। और जब हम e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने देखा था कि इसका जो इंटीग्रल होता है हमारे पास दैट इज e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रल करके आएगा दैट इज e टू द पावर x आ जाएगा हमारे पास, देन 2। और इसमें हम कौन सी इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं जो हमारे पास होती है x टू द पावर n वाली, ये वाली इंटीग्रेशन। इसका हमारे पास इंटीग्रल आता है x टू द पावर n, यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज़ 2, तो इसका आएगा हमारे पास x टू द पावर
n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 विच इज़ 3 और डिवाइडेड बाय में भी हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म होगी x की पावर में वही नीचे आ जाएगी, तो बाय 3 प्लस e टू द पावर x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 16th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 2x की इंटीग्रेशन करनी है जो हम कर चुके हैं इस टाइप की इंटीग्रेशन सबसे पहले, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास ये है 3 cos x की इंटीग्रेशन को कैसे करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले इनके अलग अलग पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम करेंगे इस 2x की विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस आ जाएगा, फिर हम एक इसका बनाएंगे इंटीग्रल 3 cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर हम एक्सपोनेंशियल जो हमारा फंक्शन है e टू द पावर x इसका बनाएंगे। देन 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू इसका x के साथ ही करेंगे हम इंटीग्रल, माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे और हम यहाँ पे cos x का करेंगे, प्लस यहाँ पे तो e टू द पावर x का ही हमें करना है क्योंकि इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब हम x की इंटीग्रल करते हैं, ये हमारा x टू द पावर जो n वाली इंटीग्रल था सेम वही फॉर्मूले से हो जाएगा, तो इसका हमारे पास आएगा x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, माइनस देन 3 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब जब cos x की हम देखते हैं तो cos x की जो इंटीग्रेशन होती है हमने किया था विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ cos x की इट इज़ sin x होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा sin x आ जाएगी, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने पिछले क्वेश्चन में की है दैट इज e टू द पावर x ही रहता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे हम 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ओवरऑल जो अब हमारा आंसर आएगा दैट इज x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है एनसीईआरटी के का, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट x प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम इनको 2 पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है। 2 फंक्शंस को हम डिवाइड तभी कर सकते हैं अलग इंटीग्रल्स में जब उनमें प्लस और या माइनस का हमारे पास साइन जो है वो गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है दोनों मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर और इसको इसके साथ करके बनता है सीकेंट एक्स इंटू tan x है। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, दोनों में प्लस आ रहा है, तो इन दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग इनके इंटीग्रल्स बना लेते हैं। तो जब हमने बेसिक इंटीग्रल्स किए थे उनमें हमने देखा था कि जो हमारा सीकेंट स्क्वायर होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज tan x विच इज़ डायरेक्टली गिवन, और सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन भी हमें डायरेक्टली गिवन है दैट इज सीकेंट x होती है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है हमारे पास tan x है एंड सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है सीकेंट x, प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था जो कि 2 स्टेप्स में इजीली कंप्लीट हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 20th क्वेश्चन, इसमें भी हम सबसे पहले इन 2 फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रल बनेगा दैट इज 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ करेंगे। देन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल से इसको बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ इंटीग्रल में रहेगा हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ हमें इसको करना है। तो 1 अपॉन जो cos x होता है उसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos को हम सीकेंट x लिख सकते हैं
और कॉस जब स्क्वायर हो जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट था इसलिए हमने उसे इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। विद रिस्पेक्ट टू dxc हम इसको इंटीग्रेट करेंगे -3। अब यहाँ पे साइन, ये जो कॉस स्क्वायर है इट इज एक्चुअली लाइक कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो साइन अपॉन कॉस एक्स जो होगा इट विल बिकम tan एक्स हो जाएगा, एंड 1 अपॉन जो कॉस एक्स है इट विल बिकम सीकेंट एक्स। विद रिस्पेक्ट टू dx हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है 18th क्वेश्चन, उसमें भी हमारे पास यहाँ पे जो सीकेंट स्क्वायर था उसकी हमने इंटीग्रेशन देखी और सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन देखी। सो रेस्ट ऑफ दी हमारा सेम ही प्रोसीड होएगा ये क्वेश्चन भी। सो इसका आएगा 2, सीकेंट स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है tan एक्स -3, tan एक्स और सीकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा 22 वाला क्वेश्चन है इसमें हमें एंटी डेरिवेटिव जो है फाइंड करना है। वी आर गिवन विथ कि जहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन विथ दैट f(2), यानी जब हम x की जगह पे यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें यहाँ पे f(x) पता करना है कि ये कौन सा फंक्शन है जिसका हमारे पास डेरिवेटिव करके इतना आंसर आ रहा है। एज वी नो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम किस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो ये फंक्शन है इसका इंटीग्रेट करते हैं 4x³ -3 डिवाइड x⁴ का किसके साथ करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि फंक्शन हमारा x में गिवन है यहाँ पे, राइट। तो x के विद रिस्पेक्ट टू में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके हमें f(x) जो होगा इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है x⁴ जो n वाला फॉर्मूला हमने किया था, सिमिलरली उसी फॉर्मूले से हम इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो कर सकते हैं। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसे हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है x⁴ की इट इज़ x⁴ डिवाइडेड बाय 4, अगेन -3 एज इट इज़ रहेगा एंड 1 डिवाइडेड बाय x⁴ की करनी है। हमने क्या किया, इसमें x⁴ को, इस x को हम ऊपर ले गए और ऊपर जाके ये क्या बनेगा x⁻⁻4, और x⁴n वाला इंटीग्रल का जो हमारे पास फॉर्मूला था हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और हमारे पास इसका आया इंटीग्रल x⁻³ डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो f(x) हमारे पास क्या आएगा, इस 4 को हमने इस 4 के साथ कैंसिल आउट कर दिया एंड -3 जो -3 था ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड इट इज x⁴ प्लस x⁻³ था, जब नीचे जाएगा इट बिकम्स 1 डिवाइडेड x⁴³ हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। नाउ f(x) तो हमारे पास इतना तो आ गया, लेकिन हम कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो हमें गिवन है यहाँ पे दैट f(2) इट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रखते हैं, राइट, जब हमने इसको यहाँ पे 2 पुट किया 2⁴ प्लस 1 डिवाइड 2³ प्लस c एज इट इज रहेगा, क्योंकि c की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एज वी आर गिवन विद दैट f(2) जो होगा इट इज इक्वल्स टू 0, सो 0 इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 16 प्लस 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करके वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ c एंड इट इज इक्वल्स टू -129 डिवाइडेड बाय 8। और जब आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें हमारे पास जो ए ऑप्शन आएगा दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका ओवरऑल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए आ जाएगा आपके पास। तो होप सो कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी।
जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते थे हर कैटेगरी के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। बाकी 3-4 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, आपका होमवर्क है वो क्वेश्चंस। डेफिनेटली वो ज़रूर करके देखना, बहुत ईजी लगेंगे आपको वो क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज सेकेंड स्टार्ट करेंगे। उसकी इंट्रोडक्शन प्लस एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।